एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर गेट्स यूटी बाय टॉप रैंकर्स पर। मैं पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो आपका डोमेन स्पेसिफिक पेपर था मैथमेटिक्स का अच्छा गया होगा। और मैंने उसका डिटेल सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप अपना एक एक सवाल चेक करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर। और साथ ही साथ अगर आप सिर्फ अपने आंसर की को मैच करना चाहते हैं तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दी गई है। अब इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, इस सेशन में हम थोड़ा सा पिछले साल के मुकाबले इस साल का पेपर कैसा था, कहां पर किस टाइप के सवालों में लेवल को इंक्रीज किया गया, कहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम ज्यादा हुए, डिफिकल्टी लेवल को लेकर इस पेपर में क्या चेंजेस देखने को मिले या कुछ नया था इस पेपर में या नहीं, वो सारी चीजें हम एनालिसिस करने वाले हैं एक एक करके। तो बने रहिएगा, यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जो अगले साल 2025-26 में अपना सीयूटी एग्जाम लिखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले आज के सेशन में हम क्या जानने वाले हैं, हम जानने वाले हैं एग्जाम पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम के बारे में। डिफिकल्टी वाइज आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो 2024, 23 और 22 में आए थे, टाइप ऑफ क्वेश्चन 2024, 23 और 22 में जो पूछे गए थे, साथ ही साथ टॉपिक वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2024, 23 और 22 में कितने कितने आए थे वो भी हम कंपेयर करने वाले हैं। ओवरऑल कंपैरिजन करेंगे यहां पर तीनों सालों का। ठीक है, साथ ही साथ हमने क्या सीखा या क्या सीखना चाहिए अगले साल के लिए, और आखिरी में मैं आपको कुछ बताऊंगा जिसका आपको ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपका जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 50। ठीक है, दो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होता है उसमें आपसे 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये कंपलसरी नेचर के होते हैं और ये कॉमन सवाल होते हैं जो आपके मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों के लिए कॉमन होते हैं। तो यहां पर आपको कोई चॉइस नहीं मिलती, आपको 15 के 15 क्वेश्चंस करने हैं। हालांकि आपसे अगर बनेंगे तो आप करेंगे, नहीं बनेंगे तो आप छोड़ देंगे, बट यहां पर आपको चॉइस नहीं मिलती है। ठीक है, और ये सेक्शन जो है कॉमन है दोनों के लिए, मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए। इसका मतलब ये है कि यहां पर आपसे सिर्फ उसी टाइप के सवाल पूछे जाएंगे जो दोनों के सिलेबस में कॉमन है। सेक्शन बी में जब हम आते हैं तो वहां पर आपका B1 B2 हो जाता है। एक सेक्शन होता है आपका कोर मैथमेटिक्स वालों के लिए, तो अगर आप कोर मैथमेटिक्स वाले हैं तो आप उसे ऑप्ट करेंगे, उसे सॉल्व करना शुरू करेंगे, और अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले हैं तो आप उसे करेंगे। दोनों ही सेक्शन में 35 क्वेश्चंस होते हैं, बट इसमें आपको 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलते हैं, यानी आपको इन 35 में से सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चंस ही करने होते हैं। तो सेक्शन ए में 15 क्वेश्चंस करने हैं, कंपलसरी नेचर का है। सेक्शन बी में आउट ऑफ 35 आपको 25 क्वेश्चन को करना है, 25 और 15 मिलाकर आपके 40 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक सवाल की जो वैल्यू है वो 5 नंबर है, इस हिसाब से 200 नंबर का पेपर होता है। बट एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आपसे जो सवाल बनता है, श्योर शॉट आप हैं उसे कर दीजिए। जहां पर भी डाउट है वहां पर रिस्क मत लीजिए, क्योंकि इसके वजह से आपकी रैंक और आपका जो पूरा स्कोर है वो बहुत बहुत नीचे आ सकता है। और बहुत कंपटीशन है सीयूटी एग्जामिनेशन में, काफी लोग इस फॉर्म को भरते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी और अच्छे कैंपस के लिए, अच्छे कोर्सेज के लिए। तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए आपको सवाल को करना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर डिफिकल्टी वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आए हैं इस साल और पास्ट ईयर से हम कंपैरिजन करने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं 2022, 23 और 24 की, तो 22 और 23 में जो इजी लेवल के क्वेश्चंस थे उनका जो परसेंटेज था वो 75% और 80% था। जबकि इस साल अगर हम इजी क्वेश्चन की बात करें तो वो 75% है। साथ ही साथ अगर हम मॉडरेट की बात करें तो 2022 में और 2023 में 15% सवाल जो थे वो मॉडरेट थे। इस बार भी आपके 15% सवाल जो हैं वो मॉडरेट आए हैं। बट 2022 और 2023 में 10% और 5% जो थे वो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। बट 2024 में इस बार 10% क्वेश्चन मैंने रखे हैं डिफिकल्ट कैटेगरी में। अब डिफिकल्ट कैटेगरी का मतलब ये नहीं कि सवाल डिफिकल्ट थे, सवाल इंटीग्रेशन के थोड़े ज्यादा थे, वेक्टर के थोड़े ज्यादा थे, कहीं ना कहीं कुछ सवालों के सोल्यूशन में टाइम भी लग रहा था, और कुछ सवाल कंसेप्चुअल थे, यानी कि ऐसा नहीं था कि आपने उठाया और खा लिया, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ सवाल ऐसे भी थे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि ओवरऑल पेपर कठिन था। ओवरऑल पेपर में अभी भी मान के चलूंगा कि इजी पेपर था, डुएबल पेपर था। अगर आपने अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ईमानदारी से की है, अच्छे से की है, तो आपके लिए आज के पेपर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। जरा सा जो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, लोग जो चिल्ला रहे हैं, शोर कर रहे हैं, इसमें फायदा ये होगा कि जिन्होंने
बहुत ही सिंसियरली पेपर को सॉल्व किया है, जिन्होंने बहुत ईमानदारी से तैयारी करके पेपर को सॉल्व किया है, उनके चांसेस हैं सिलेक्शंस के ज्यादा। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। आपने अगर अपने पेपर को बहुत ही कूल एंड काम रहते हुए अटेम्प्ट किया है तो आपका कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। अगर आप अपने आंसर की को मैच करवाना चाहते हैं तो उसका वीडियो ऑलरेडी है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डलवा दूंगा। आप अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। बाकी डिटेल सोल्यूशन की वीडियो की लिंक भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा इस वीडियो के नीचे। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि भैया जो पेपर जो बच्चे अभी दे के आए हैं उनका पेपर में डिफिकल्टी लेवल क्या था, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस का। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि भैया टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आए हैं इस साल और पिछले साल के कंपैरिजन में, तो अगर हम देखें तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गए अगर, तो वो सिर्फ 10 क्वेश्चन आए और खास तौर पे वो क्वेश्चन जो है वो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के सवाल है, जहां पर स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगता है आपका। मैच द फॉलोइंग वाले सवाल में भी डिटरमिनेंट का सवाल आया था। आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले सवाल जो आए थे, जिसमें आपको सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर पी डीएक्स करना होता है, उस पर सवाल आए थे आपके, वो भी मैच द फॉलोइंग में आया था। ठीक है, तो बहुत ही मैट्रिसेस के तो बहुत ही आसान आसान सवाल आए थे कि भैया एडजॉइंट का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, एक सवाल था जिसमें आपको 2 टाइम्स ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना था, ऑर्डर दिया था 4 और ए का डिटरमिनेंट दिया था 4। तो ये बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला पता था तो आप सीधे सीधे ये कर सकते थे, और ये वो सवाल हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आए थे। ठीक है, आपने बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान भी इस तरह के सवाल किए हुए हैं, आप यूज टू हो गए होंगे इस तरह के सवालों के साथ में, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई होगी। कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि जिस चैप्टर से जो सवाल पूछे गए उसमें थोड़ा सा जो कंसेप्ट आपने पढ़ा था उस कंसेप्ट पर बेस्ड सवाल भी आए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, मैक्सिमा मिनिमा हो गया, एक मैच द फॉलोइंग वाला सवाल आया था जिसमें आपसे सारे जो लिस्ट वन के जो आइटम्स थे वो सारे के सारे का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछी थी। तो वहां पर आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए कि अच्छा मॉड में कोई फंक्शन है तो उसका मैक्सिमम या मिनिमम क्या होगा। ठीक है, साथ ही साथ आपका कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो उसमें आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी था, वहां पर मॉडुलस फंक्शन भी था। तो यहाँ पर अगर आपको आप कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग है, आपको मालूम है कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, उसका ग्राफ कैसे होता है, आपको ये पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है, तो वो कहाँ पर डिफरेंशिएबल होगा, कहाँ पर कंटिन्यूअस होगा, नहीं होगा, तो आप बहुत आराम से कर सकते थे इन सभी सवालों को। साथ ही साथ एक और चीज जो मैंने नोटिस की वो ये कि आपके डिलीटेड टॉपिक में से सवाल नहीं बने हैं। अगर आपने पेपर बहुत ध्यान से दिया होगा तो आपको टेंजेंट नॉर्मल का सवाल नहीं दिखाई दिया होगा, आपको प्लेन का सवाल नहीं दिखाई दिया होगा, और बहुत सारे बच्चे साल भर परेशान होते थे, सर प्लेन का सवाल करा दीजिए, सर डिलीटेड टॉपिक करवा दीजिए। तो डिलीटेड टॉपिक में से सवाल नहीं पूछे गए हैं। जो भी सवाल पूछे गए हैं वो आपके सीबीएसई ने जो आपको सिलेबस प्रोवाइड किया था, जिससे आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन का पेपर बना है, सेम टू सेम उसी सिलेबस को यूज करके पेपर आपका सीयूटी का भी फॉर्म किया गया है। बस कुछ सवाल थोड़े से अच्छे थे, और मैं मान के चलता हूं कि इतना होना भी चाहिए ताकि जो आ, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज मिलता है। इस वजह से कि यार हमने अपनी तैयारी इतने अच्छे से की थी कि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो सिर्फ हम ही कर सकते हैं क्योंकि हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी। तो वहां पर उनके रैंक में, उनके स्कोर में काफी 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 जंप आ जाएगा उन सभी सवालों की वजह से। फिर बात करते हैं एप्लीकेशन बेस्ड सवाल, काफी थे, है ना। स्टेटमेंट और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन इस साल नहीं देखने को मिले, पिछले 2 सालों में 2-2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। मैच द फॉलोइंग के सवाल इस साल जो थे वो 5 क्वेश्चन आए थे, इसके पहले 4-4 क्वेश्चन देखे गए थे, तो 5 सवाल इस बार मैच द फॉलोइंग में आए थे। एक था डिफरेंशियल इक्वेशन पर, एक था आपका प्रोबेबिलिटी पर, एक था आपका मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पर। तो इस तरह से काफी अलग अलग, एक था आपके वेक्टर्स पर, है ना, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री पर बेस्ड था। तो अलग अलग चैप्टर से आपसे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, और आपको मालूम है कि उसमें अगर 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं तो वो एक ही चैप्टर के होते हैं। यानी कि अगर एक मैच द फॉलोइंग वाला सवाल आया तो वो पूरा का पूरा वेक्टर और 3D पर बेस्ड है, एक पूरा का पूरा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है, एक पूरा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन के, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर बेस्ड है। तो आपको अगर उस चैप्टर में पूरा का पूरा नॉलेज है तो आप उस सवाल को बहुत आराम से कर सकते थे, उसमें कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगी। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 2022 में तो 2 सेट आए थे, 10 क्वेश्चन आए थे टोटल। ठीक है, बट केस स्टडी बेस्ड के क्वेश्चन 23 में और 24 में नहीं देखने को मिलने हैं। ठीक है, बट आगे आ सकते हैं, मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ जो अगले साल पेपर देने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
टॉपिक वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इस ईयर और लास्ट ईयर अगर हम कंपेयर करते हैं तो रिलेशन फंक्शन का जो वेटेज है वो लगभग लगभग वैसा ही है जैसा पिछले साल था। दो तीन क्वेश्चन पिछले साल भी पूछे गए हैं, अभी भी पूछा गया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक सवाल पूछा गया, डायरेक्ट सवाल जो था एक सवाल देखने को मिला। बाकी पिछले साल 2022 और 2023 में भी दो दो क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे। काफी ज्यादा सवाल आपसे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में से पूछे जाते हैं। ये इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि जो आपका सेक्शन ए है जो कॉमन है उसमें भी इसके सवाल देखने को मिलते हैं, और जो आपके अलग अलग सेक्शंस होते हैं कोर मैथमेटिक्स वालों का जो सेक्शन बी होता है वहां पर भी मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के सवाल देखने को मिल जाते हैं। इस वजह से इसकी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो ज्यादा हो जाते हैं। अगर हम बात करें पिछले साल 2023 में 10 सवाल आए थे, 2022 में 5 सवाल आए थे। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के साथ साथ डिफरेंशिएशन के सवाल भी होते हैं, वो भी यहाँ पर आज देखने को मिले। तो 5 सवाल आज के पेपर में देखने को मिले थे। इसके पहले 3 और 4 सवाल 2023 एंड 2022 में आए हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अच्छे सवाल आए हैं, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जैसे कि टेंजेंट नॉर्मल है उसमें से कोई सवाल नहीं आया, ये डिलीटेड टॉपिक था आपके पेपर में। आपके पेपर में जो सवाल आया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में वो आया है मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर, वो आया आपके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर, वो आया है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के ऊपर, और यही 3 टॉपिक आपके बोर्ड के सिलेबस में भी थे। और इस पर आपके 6 सवाल बने हैं, 6 सवाल बने, और कुछ सवाल तो काफी अच्छे भी बने हुए। ठीक है, यहाँ पर 5 सवाल इसके पहले 2023 में और 6 सवाल आपके 2022 में पूछे गए थे। इंटीग्रेशन पर बेस्ड सवाल जो कि इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल के सवाल होते हैं। कुछ सवाल जिसमें सिर्फ आपको इंटीग्रेशन करना होता है, और कुछ सवाल जिसमें आपको इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट भी पुट करनी होती है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। वे वो वाले सवाल जो आज पूछे गए आज के पेपर में वो 4 थे। इसके पहले 2030 में 3 और 2022 में 7 सवाल देखने को मिले थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पर, तो 3 सवाल आपको देखने को मिले थे। एरिया अंडर द कर्व के ऊपर अच्छे सवाल थे, कुछ सवाल तो डायरेक्ट थे, है ना, कि एक पैराबोला था आपके पास में और एक y इक्वल टू 4 लाइन थी, तो आपको पूछा था कि एरिया अंडर द कर्व क्या होगा। और कुछ सवाल आपके थोड़े से अच्छे थे, है ना, अच्छे सवाल थे। तो यहाँ पर जैसे x अपॉन 7 रूट 3a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, एरिया अंडर द कर्व आपसे पूछा था, ये एक अच्छा सवाल था। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पर 3 सवाल 2024 में पूछे गए, 23 में 3 सवाल थे, और 22 में इससे ऊपर कोई भी सवाल नहीं पूछा गया था। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो इस बार 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसके अलावा 2023 में आपके 7 सवाल और 2022 में आपके 4 सवाल पूछे गए थे। अगर वेक्टर इन 3D की बात करें तो इसका भी वेटेज काफी ज्यादा है, आप देख पा रहे हैं 7 सवाल यहाँ पर पूछे गए थे इस साल। पिछले 2 सालों में 23 में 5 सवाल और 22 में 13 सवाल आपसे पूछे गए। एलपीपी के इस साल 4 सवाल पूछे गए। एवरेज सवाल थे, स्टैंडर्ड सवाल थे। बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के दौरान में जो भी आपने पढ़ा है उससे मिलते जुलते ही सवाल थे, कुछ नया सवाल नहीं था। ठीक है, तो 4 सवाल यहाँ पर पूछे गए, 3 सवाल 2023 में आए थे, 2022 में 2 सवाल आए थे। प्रोबेबिलिटी का 6 सवाल आपसे यहाँ पर पूछा गया था। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो कि स्कूल में भी बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, और प्रोबेबिलिटी हर एक बच्चे की अच्छी नहीं होती है। बट यकीन मानिए जो प्रोबेबिलिटी के सवाल आए थे उसमें एक आध सवाल थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, बाकी सारे सवाल बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही डुएबल टाइप के थे, इजी टाइप के थे। ठीक है, मतलब डायरेक्ट सवाल थे, उसमें कुछ भी आपको करना नहीं था। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के 6 सवाल आपके पूछे गए थे 2024 में, यानी आज के पेपर में। 2023 में भी 6 सवाल आए थे, और 2022 में आपके 5 सवाल आए थे। तो इसका वेटेज लगभग लगभग बराबर ही था पिछले साल के मुकाबले। अब अगर हम बात करते हैं सर कि ओवरऑल कंपैरिजन लास्ट ईयर के साथ में क्या है, तो कहां पर किस लेवल में आप किस चैप्टर में या किस टॉपिक में आपका जो लेवल है, डिफिकल्टी लेवल, वो इंक्रीज हुआ है, कहां पर डिक्रीज हुआ है, और कहां पर लेवल एक जैसा ही था, वो हम इस स्लाइड में देखने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूं कि भैया लेवल डिक्रीज तो कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। ठीक है, या तो लेवल पहले जैसे ही था या तो कहीं कहीं पर इंक्रीज हुआ है। लेवल डिक्रीज तो नहीं हुआ कि बहुत ही लड्डू पेपर आया था, ऐसा तो नहीं था। ठीक है, हाँ, जिसने अच्छे से पढ़ा है, जिसने सिंसियरली पढ़ा और जिसने पेपर को देख के घबराया नहीं, उसका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि यहाँ पर पेपर में घबराने लायक एलिमेंट बहुत सारे थे। कुछ सवाल ऐसे थे जिसको देखकर आदमी को लगेगा अरे यार ये तो मेरे वाला पेपर नहीं है, आज मेरा दिन अच्छा नहीं है, वो गिव अप कर देगा। तो ऐसे एलिमेंट्स थे पेपर में। ठीक है, और अगर हम बात करें किसका लेवल इंक्रीज हुआ है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें आपको मैक्सिमम मिनिमा हो गया, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी हो गया, आपका क्या बोलते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, इसमें आपको थोड़ा सा लेवल इंक्रीज मुझे देखने को मिला। हल्का सा एक आध क्वेश्चन में मुझे ऐसा फील हुआ। इंटीग्रेशन में एक सवाल आया था जिसमें
मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद आ रहा है कि ए माइनस बी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपसे पूछा था। ठीक है, ये एक सवाल था जो आसानी से नहीं होगा, इसमें आपका थोड़ा सा टाइम जाएगा। तो ये एक सवाल था जो लेंदी सोल्यूशन था इसका। ठीक है, तो ये एक सवाल मुझे देखने को मिला था। तो इंटीग्रेशन में जो सवाल है तो उसमें कुछ कुछ लेवल इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया। वेक्टर एंड 3D में भी कुछ सवाल मुझे दिखाई दिए जो कि थोड़े से जिनका लेवल इंक्रीज था। बाकी बहुत सारे सवाल वेक्टर एंड 3D के ऐसे भी थे जहां पर आपसे डायरेक्ट पूछा गया था, जैसे कि लाइन के बीच में डिस्टेंस बता दो, एंगल बता दो। तो ये बहुत सारे सवाल जो थे बिल्कुल डायरेक्ट थे, फॉर्मुला बेस्ड थे, बट कुछ एक आध सवाल ऐसे भी थे जहां पर थोड़ा सा लेवल जो है वो इंक्रीज हुआ था, और वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग एलिमेंट था। उस टाइप के सवाल शायद आपने पहले किए भी ना हो, है ना, प्रैक्टिस भी ना की हो। जिसने बोर्ड की तैयारी बहुत ही ईमानदारी से की है, उसने हर एक टाइप के सवालों पर बहुत ही अच्छा रिसर्च किया है, डिस्कवर किया उसने, तो वहां पर उसने उस तरह के सवालों की प्रैक्टिस की होगी। बट अगर आप ऊपर ऊपर से अगर पढ़ रहे होंगे तो आपने थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको परेशानी हुई होगी। जिसमें लेवल सेम था, जहां पर कोई भी लेवल में चेंज नहीं आया, वो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के सवाल थे। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल थे भाई। माँ कसम, इससे आसान सवाल आपको नहीं दिखेंगे। कई सवाल ऐसे थे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके थे। आज के पेपर में बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, और आपने अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते समय उन सवालों को किया भी है। ठीक है, डिक्टो सवाल थे। अगर आपने अच्छे से तैयारी की होगी तो आपको ऐसे दिखे होंगे क्वेश्चन, है ना। एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था, है ना, एक्स साइन ए इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई, स्टैंडर्ड सवाल। ठीक है, एक सवाल था आपका कि डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको 4 दिया गया है, ऑर्डर आपका जो है वो मैट्रिक्स का 4 है, आपसे 2 टाइम्स ऑफ ए का डिटरमिनेंट पूछा हुआ है। ठीक है, एक आपको मैच द फॉलोइंग डिटरमिनेंट पर बेस्ड था, स्टैंडर्ड सवाल। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर स्टैंडर्ड सवाल, पैरेललोग्राम का एरिया स्टैंडर्ड सवाल, है ना। तो बहुत ही सिंपल सिंपल आसान आसान सवाल पूछे गए थे। तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के लेवल में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला। प्रोबेबिलिटी का, वेक्टर का, कुछ क्वेश्चंस वेक्टर के जो थे वो सेम ही थे, बिल्कुल डायरेक्ट सवाल जो थे, फॉर्मूले पर बेस्ड सवाल पूछे गए थे। एलपीपीए रिलेशन फंक्शन के तो डायरेक्ट सवाल थे, सिंपल सवाल थे। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, साथ साथ डिफरेंशिएशन के सवाल भी डायरेक्ट सवाल पूछे गए थे। डिफरेंशियल इक्वेशन के भी डायरेक्ट सवाल आपसे पूछे गए थे। यहाँ पर भी कुछ भी चेंज नहीं था। ऑर्डर और डिग्री बता दो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बता दो। ठीक है, तो काफी आसान आसान सवाल थे, और मेरे ख्याल से इससे आसान पेपर मतलब इस टॉपिक से इससे आसान सवाल नहीं बनाए जा सकते। हालांकि ओवरऑल अगर मैं बात करूं पेपर की, तो मैं अभी भी मान के चलूंगा कि ये इजी टू मॉडरेट ही था। ठीक है, टफ वफ कुछ भी नहीं था भाई। आपको वैसे भी पहले के 15 क्वेश्चन में तो मेरे ख्याल से कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए थी। बाद में जो आपके पास 35 क्वेश्चन थे उसमें वैसे भी आपको 25 क्वेश्चन ही करने थे। तो आप 10 क्वेश्चन जो आपको लग रहे हैं ना कुछ टफ थे या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आ गए थे, जो कि नहीं थे बट आपको लग सकता है, उन 10 क्वेश्चन को आप हटा देते, तो 25 क्वेश्चन तो आप आराम से ढूंढ लेते, आराम से ढूंढ लेते। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या सीखा या क्या सीखना चाहिए था, तो मैं आपको एक शब्द में अगर बोलूं तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से करनी चाहिए। अपने बोर्ड एग्जामिनेशन पर बहुत फोकस करो, क्योंकि सीयूटी एग्जामिनेशन को इंट्रोड्यूस करने का जो आ, क्या बोलते हैं कारण है सबसे बड़ा, वो यही है कि बच्चा जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के चक्कर में अपना बोर्ड खराब करता था, और वो आगे बहुत काम आता है। बोर्ड की मार्कशीट बहुत काम आती है, वहां पर जो आप पढ़ते हो वो आगे आपके बहुत काम आता है। तो इस पर फोकस करने के लिए कि बच्चा बोर्ड्स पर बहुत अच्छा ध्यान दे, इसलिए सीयूटी एग्जामिनेशन का इंट्रोडक्शन हुआ है। और अगर आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से तैयार करते हो तो सीयूटी एग्जामिनेशन आपके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यकीन मानिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन पर फोकस करिए। दूसरी चीज ये है कि आपके सीबीएसई के सिलेबस को, ठीक है ना, ईमानदारी से फॉलो कीजिए। उसके सिलेबस से ही आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर भी आएगा, और उसी पर बेस्ड आपके सीयूटी एग्जामिनेशन में भी आपसे पूछा जाएगा, कुछ भी बाहर से नहीं पूछा जाएगा। तीसरी चीज ये कि एनसीईआरटी बिल्कुल फॉलो करिए। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आपने देखे होंगे आते हैं। साथ ही साथ उससे ही इंस्पायर्ड होके बाकी बुक्स जो बनती हैं, जो बाकी जो ऑथर्स बुक्स बनाते हैं वो उसी से इंस्पायर्ड होके ही बनाते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी को फॉलो करना है, मतलब फॉलो करना है, उसके सॉल्व एग्जांपल, उसके इलस्ट्रेशन, उसके अनसॉल्व एग्जांपल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सारे के सारे करने हैं। यानी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको करना है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी हेल्प करेगा, आपके सीयूटी एग्जामिनेशन में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। साथ ही साथ कुछ सवाल जो मैं आपसे बोल रहा था कि कुछ सवाल जो है वो थोड़े से उनका लेवल हाई था, उसका जो मैं
ये कह सकता हूं कि वो क्वेश्चन के थ्रू आपको एग्जामिनर ये समझाना चाह रहा है कि लेवल आगे चलकर इंक्रीज ही होगा, ठीक है, धीरे धीरे इंक्रीज ही होगा। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, इससे डरना नहीं है, ठीक है, इससे डरना नहीं है। आपका लेवल जेई मेंस की तरफ जा रहा है। अब बहुत सारे बच्चे जेई मेंस सुन के डर जाते हैं, आपको यकीन नहीं होगा 2022 और 2023 में आपके बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो पहले कभी जेई मेंस में आ चुके हैं, चाहे 2019 2020 के कोई सवाल हो वो 2022-23 में आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि जेई मेंस के सवाल पहले कभी नहीं आए, पहले भी आए। और आज के पेपर में भी जो रुझान था, जो क्वेश्चन को फॉर्म करने का तरीका था, पूछने का तरीका था, वो कहीं ना कहीं जेई मेंस से रिलेट करता हुआ मुझे दिखाई दिया। तो ये मान के चलिए कि अगर आप जेई मेंस के सवाल भी लगा लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें क्या लगता है, सर हमारा तो मैथ्स बैकग्राउंड जो है इतना स्ट्रांग नहीं है, हम तो कैसे तैसे सीयूटी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, कैसे तैसे हमने डोमेन में मैथ्स को ले लिया है, और ऊपर से आप मेंस के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको मेंस की तैयारी करनी है, बट मेंस का पेपर अगर आप देख लेंगे वहां पर पिछले साल के, तो वहां पर जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि यार ये सवाल तो हमारे को भी पूछा जा सकता है, उन सवालों को भी अगर आप कर लोगे तो आपको बहुत बहुत बेनिफिट होने वाला है नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि जेई मेंस की तैयारी करनी है आपको, जेई मेंस के क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं, इस बार भी मैंने थोड़ा बहुत उसकी तरफ रुझान देखा है। एग्जैक्टली कोई क्वेश्चन आया मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट उस तरफ लेवल जा रहा है। तो अगर उन बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं जो बच्चे अगले साल पेपर देने वाले हैं, अगर आप अगले साल पेपर देने वाले हो तो आप थोड़ा सा मेंस के लेवल को मैच करते हुए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपका जो माइंड सेट है वो उस लेवल पे आ जाए, ताकि आपके लिए वो सवाल चैलेंजिंग ना आपको फील करे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीजें अगर आपको पता है, डिटेल सोल्यूशन जो है वो आपको आपके पोर्टल पर अवेलेबल करा दिया गया है, आप हमारे चैनल को विजिट करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और मैंने कोशिश करी है कि जितना आसान तरीके से उस सवाल के सोल्यूशन को मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं वो मैंने प्रोवाइड किया। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, और आपके आगे भी कुछ पेपर्स अगर हैं तो उन्हें भी ईमानदारी से दीजिए, ठीक है। हमारी टीम उनकी भी एनालिसिस करने के लिए आपसे मिलेगी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, और आपको लगता है कि ये फ्रूटफुल था ये सेशन आपके लिए, तो प्लीज इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें अपने दोस्तों से, ताकि और भी बच्चों को बेनिफिट मिले। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।